दोस्तों, कुमार गगन जी एस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में संधि समझा दिए थे और भाषा और लिपि समझाए थे हिंदी के टॉपिक में। तो संधि में हम बताए थे कि वर्णों के मेल से संधि बनता है और शब्दों के मेल से समास बनता है। तो संधि में स्वर संधि समझा दिए थे और संधि क्या होता है ये पूरे समझ लिए थे हम लोग। आज हम लेके आए हैं समास क्या होता है और समास किसे कहते हैं। तो वहाँ पे हम बताए थे कि शब्दों के मेल से समास बनता है। तो ये शब्दों का मेल किस तरह से होता है इसको देखेंगे और समास के जो भेद हैं उसको देखेंगे कि समास कितने प्रकार के हैं और किस किस प्रकार में क्या है, पूरे डिटेल से और ट्रिक से देखेंगे ताकि क्या कहते हैं समझने में आसानी हो और क्वेश्चन को देखते ही आंसर आ जाए। तो समास का अर्थ है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब क्या हुआ? छोटा करना। संक्षिप्त मतलब क्या होता है? छोटा करना। क्वेश्चन आता है, यानी मैट्रिक को इंटर में पूछा करता था कि किसी कहानी का संक्षिप्त विवरण करे। विवरण यानी वर्णन करे और संक्षिप्त मतलब छोटा रूप में वर्णन करे। तो देखते हैं कि समास क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी बोलचाल की भाषा में संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब क्या हुआ? छोटा, अर्थात छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण अर्थात छोटा करना। तो जब दो या दो से अधिक पदों के मेल से, पद मतलब शब्द के मेल से जब एक नया शब्द बनता है, जब दो या दो से अधिक पदों यानी शब्दों को जोड़ के कोई नया शब्द बनाते हैं, तीसरा शब्द बनाया जाता है, तो इस शब्द रचना के विधि को, जो विधि से, जिस विधि से हम ऐसे किसी शब्द को दूसरे शब्द से नहीं जोड़ सकते हैं, इसके जोड़ने के लिए जो विधि है शब्द रचना की, इसी विधि को समास कहते हैं। क्या कहा? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण अर्थात छोटा करना। जब दो या दो से अधिक पदों यानी शब्दों के मेल से नया शब्द बनाया जाता है, तो उसी शब्द रचना विधि को, शब्द रचना की जो विधि होती है उसी को समास कहा जाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे स्नान के लिए गिरी मतलब घर, इसे क्या कहते हैं? स्नान गिरी। इतना बड़ा स्नान के लिए गिरी को छोड़ के एक वो शब्द कह दिया स्नान गिरी, समझ गया कि स्नान के लिए घर है। हाथ के लिए कड़ी, पुलिस कहता है अरे हाथ के लिए कड़ी लाओ, से नहीं कहता है, कहता है हाथ कड़ी लाओ, यानी समझ जाता है कि हाथ में के लिए जो लगाने वाला कड़ी है उसी को हथकड़ी का ऐसे करके देगा लगा देता है। यह हथकड़ी है कि पैर में लगाएगा नहीं, इसे क्या कहते हैं? पूरा इसका हुआ विग्रह हाथ के लिए कड़ी, जिसे कहते हैं हथकड़ी। 10 है जिसके आनंद, जैसे एक के बार कह दिए 10 आनंद, ये पूरा नहीं कहेंगे कि 10 है जिसके आनंद, यानी कि ये पूरे 10 है जिसके आनंद, इतना बड़ा शब्द को एक के बार बोल दिया 10 आनंद। इसका अर्थ होता है 10 है जिसके आनंद मतलब सिर, जैसे रावण होता है। तो समास में अक्सर दो पद आता है। पहला पद आता है पूर्व पद, यानी जो पहले रहता है। पूर्व मतलब क्या? पहले। दूसरा पद आता है उत्तर पद, यानी बाद वाला पद। तो समास के दो पद होते हैं, यानी शब्द होते हैं। कौन कौन? पूर्व पद और उत्तर पद। ये पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों के समास से बना जो नया शब्द होता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद किससे बनता है? पूर्व पद और उत्तर पद के जो मेल से बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। तो समास का विग्रह क्या होता है? समस्त पद कैसे बनता है? देखिए, पूर्व पद ये हुआ, उत्तर पद बराबर बनेगा समस्त पद। जैसे 10 प्लस आनंद बराबर 10 आनंद, क्या हुआ? समस्त पद हुआ। ये हो गया 10 पूर्व पद, आनंद हो गया उत्तर पद बाद वाला, और 10 आनंद हो गया समस्त पद। घोड़ा प्लस सवार घुड़सवार, पूर्व पद घोड़ा, उत्तर पद सवार, समस्त पद घुड़सवार। अब देखते हैं कि समास के विग्रह क्या होता है। जब समस्त पद, यानी ये जो समस्त पद हैं, ये समस्त पद
जब समस्त पद के सभी पद को, यानी सभी पद मतलब क्या, 10 आनंद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। ये समास में क्या होता है, मिला के एक पद बनाया जाता है, 2 या 2 से अधिक पदों को मिला के एक पद बनाया जाता है। लेकिन समास विग्रह में क्या होता है, विग्रह मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो ये समस्त पद जो है 2 या 2 से अधिक पदों को मिला के जो एक पद बनाया गया है उसे तोड़ेगा, तो अलग अलग कर देगा, तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, सीताराम, क्या कहते हैं आपने राम राम, सीताराम, राधे कृष्ण। सीता और राम, यहाँ एक ही बार कर देते हैं सीताराम, यानी 2 नाम है, सीता और राम। लाभ हानि, लाभ या हानि। अब होते हैं होता क्या है, समास के भेद कितने हैं। ये तो हो गया समास, यानी समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। 2 या 2 से अधिक शब्दों को यानी पदों को मिला के जब नया पद बनाया जाता है तो इस निर्माण प्रक्रिया को, विधि को समास कहते हैं। तो समास में 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद को मिला के बनता है समस्त पद। और समास विग्रह में क्या होता है, समस्त पद को अलग कर दिया जाता है, अलग अलग पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग कर दिया जाता है। अब हुआ समास के भेद कितने। समास के 6 भेद होते हैं। इसमें किसी कोई तरह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि समास के 6 भेद होते हैं। लगभग लोग जानते रहता है समास के 6 भेद होता है। तो समास के 6 भेद होता है। ये 6 कौन कौन है, इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। ये ट्रिक से पहले वो कहानी सुन लेंगे ताकि ट्रिक आसान याद नहीं करना पड़े, याद रह जाए। कहानी क्या है, हमारे गांव में यानी जो अभी वर्तमान में लड़का है हमारे एज का, उसका पिताजी था। उसके पिताजी और एक और पार्टी है, दोनों तरफ से हैं। तो दोनों के पिताजी में झगड़ा था। तो इस दोनों को जो झगड़ा था, तो पहले दोनों के पिताजी के झगड़ा था, यानी बाप के बाप से झगड़ा था। उसका बेटा हुआ, दोनों का बेटा हुआ। तो बेटा जब छोटा था तो बाप झगड़ा करता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, साथ संगे संगे खेलता था। जब बेटा बड़ा हो गया, बाप से झगड़ा हुआ। अब कोई बाप को मारे या गाली दे तो बेटा बर्दाश्त कैसे करेगा। क्या हुआ कि बेटा भी झगड़ा करने लगा। झगड़ा बापे से था, बाप के छोड़ दीजिए दादे से था। अब क्या हुआ, बेटा तक आ गया, यानी कि अब तक वर्तमान तक झगड़ा आ गया। तो झगड़ा को क्या कहते हैं, द्वंद्व, यानी अब द्वंद्व युद्ध नहीं समझे हैं, वही द्वंद्व। तो क्या कहते हैं, द्वंद्वी मतलब क्या, झगड़ा, टकराव एक दूसरे में, द्वंद्वी। कहिया तक, अब तक। द्वंद्वी कब तक है, अब तक, यानी बापे जमाना से झगड़ा था, अभी तक हो ही रहा है, आगे भी चल सकता है। तो द्वंद्वी अब तक मतलब कि टकराव अब तक। इसका मतलब इसमें समास के 6 भेद का नाम छुपा हुआ है। देखते हैं कि भेद में कौन कौन है। ये दुआ है, और है, तो दुआ मतलब क्या हुआ, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ये द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी समास, बहुविधि समास, बहुविधि समास, तत्पुरुष समास, समास के 6 भेद हुए। इसके व्यतिरिक्त क्या है, द्वंद्वी अब तक, यानी टकराव कब तक है, अब तक है, फिलहाल तक है। तो द्वंद्वी अब तक, तो इसमें 6 भेद है। द्वंद्व समास
द्वि से द्विगु समास, अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास और फ से कर्मधारय समास। ये हमको भी याद नहीं रहता, हम तरीके से याद करे हैं। क्या द्वंद्वी अवतक। इसमें 5 को बहुत आसान है, बिल्कुल आसान। ये जो है तत्पुरुष समास, यही बड़ी खतरा है। अपना 6 गो गर्लफ्रेंड रख ले, एक एगो नहीं 6 गो, और 6 के पहचानने का अलग अलग चिन्ह है कि कौन रहेगा, किसी का दांत टूटल लेगा, किसी का नाक टूटल लेगा, ऐसे पहचानता है। ये बड़ी खतरा है। तो तत्पुरुष समास में थोड़ा उलझन है, बाकी ये सब आसान है। ये 5 बिल्कुल आसान है, इसमें थोड़ा याद करने वाला चीज है। इसकी क्या, क्योंकि इसके 6 गो गर्लफ्रेंड है। 6 गो गर्लफ्रेंड को चलाना आसान काम, एगो बीवी से लोग परेशान रहते हैं, इसको 6 गो हैं तो मुश्किल काम तो है। अब इसको बारी बारी से देखते हैं कि कौन समास में क्या क्या है। तो पहला क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है टकराव। टकराव यानी एक दूसरे से टकराव, बराबर वालों में टकराव। इसमें दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। क्वेश्चन यह आ सकता है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। इसका ट्रिक क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये सब द्वंद्व समास है? तो एक ट्रिक नॉर्मल है, इसके अक्सर यह हमेशा नहीं काम करता है। अक्सर इसके बीच में हाइफन दिया रहता है। अब ये कब फ्लॉप कर जाएगा, इसके लिए छोड़ दो कि फ्लॉप पे कब करेगा। ऐसा ट्रिक रखो याद जो फ्लॉप करता ही नहीं है। इसका दोनों पद एक दूसरे से उल्टा होता है, यानी विपरीत होता है, विलोम होता है, उल्टा होता है। जैसे देखिए रात दिन, रात का उल्टा दिन, माता पिता, लाभ हानि, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, झूठ सच, राजा रानी, सीता राम, राधा कृष्ण, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। तो जिस समास में या तो दोनों पद प्रधान हो, याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, दोनों पद जो होता है एक दूसरे का विलोम होता है। जब समास के जब हम देखेंगे क्वेश्चन में कि दोनों पद एक दूसरे के विलोम है, विलोम हाइफन देख के नहीं मानना है क्योंकि ये फ्लॉप कर जाता है। दोनों पद जब विलोम हो, उल्टा हो, एक दूसरे का विपरीत हो, तो ये क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। तो एक बार और देख लेते हैं, द्वंद्व समास क्या हो? द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है टकराव। इसमें दोनों पद प्रधान होता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। इसके पहचानने का नियम क्या है कि इसका दोनों पद जो होगा वो एक दूसरे के विलोम होगा, उल्टा होगा। जैसे देख लीजिए रात दिन, रात दिन है, दिन रात भी हो सकता है, पिता माता भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकता है, लाभ हानि, पाप पुण्य, झूठा सच, अच्छा बुरा, इतिथि है। दूसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है? जहाँ पहला पद संख्यावाचक हो, यानी किसी नंबर की बात कर रहा हो पहला पद, तो वहाँ पे द्विगु समास होगा। जैसे नवग्रह, नव मतलब क्या? इसका मतलब नव ग्रहों का, नव ग्रहों का समाहार, नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समाहार है। यहाँ एक जगह 9 ग्रह है, इसे क्या कहते हैं? नवग्रह, नवरात्र, चौमाही, छमाही, 31, 41, जब ऐसे शब्द हो, इस प्रकार के जब शब्द की रचना हो, तो वहाँ पे द्विगु समास होगा। द्विगु देख ऐसे पढ़ने में आ जाता है। बचपन में अपने लोग, बचपन में बच्चे लोग पढ़ना है एगो दुगो, वही है दुगो। द्विगु समास यानी कि संख्या की बात कर रहे हैं, दुगो संख्या की बात कर रहा है, यानी 1 2, तो 2 क्या है? संख्या है, इसी नंबर की बात कर रहा है द्विगु समास। तो वहाँ द्विगु समास में कौन पद प्रधान होता है? पहला पद। द्विगु समास में पहला पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में दोनों के दोनों पद प्रधान होता है। इसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। नवग्रह, नवरात्र, चौमाही, छमाही, 31, 41, 39, इस तरह के शब्द को द्विगु समास को कहते हैं। इसके बाद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसमें क्या है? इसका भी प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होता है, इसका 2 ट्रिक है। पहला ट्रिक
इसमें दो प्रकार के शब्द आता है, इसीलिए दो तीन है। पहला है क्या, अगर शब्द में उपसर्ग लगा दो। उपसर्ग क्या हुआ, उपसर्ग में प है ना, यानी पहले जो कोई शब्द है, यानी एक है, मान लीजिए एक है, इसके पहले प्रति लग गया, ये हो गया प्रत्येक। प्रत्येक प्रति लग जाएगा, प्रति प्लस एक बराबर हो जाएगा प्रति प्लस एक। प्रत्येक ये एक था, इसका अर्थ सिर्फ एक होता। इसमें प्रति लग के इसकी जो क्या कहते हैं अर्थ है, इसमें परिवर्तन ला गया। ये क्या हुआ, ये प्रति जो है ना, ये उपसर्ग हो गया। प्रति क्या हुआ, उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द से पहले लगकर इस शब्द की जो क्या कहते हैं शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है। यानी एक था मतलब सिंगल, प्रत्येक मतलब प्रत्येक यानी हर एक पर, यानी प्रत्येक दो में। अब कोई कहा कि प्रत्येक दो में एक महान है, यानी कि जब दो की बात होगा, दो में एक महान होगा, यही प्रत्येक। यानी प्रति क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। इसी प्रति से एक शब्द और, यानी ये मान लीजिए प्रति लगा दिए, कुल लग गया, क्या हुआ, प्रतिकूल। उपसर्ग तो यही है, यानी एक उपसर्ग से कई शब्द बन सकते हैं। प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रति रात, प्रति मास। तो जब किसी शब्द से पहले उपसर्ग लगा हो तो ये क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ऐसे देखिए, अ से अव्ययी भाव होता है, और अ आने ही उ आता है, उ से क्या होता है, उपसर्ग। तो अगर किसी शब्द से पहले उपसर्ग लगा हो तो जैसे प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिकूल। देखिए यथा कमन है, उसमें शक्ति लग गया, यथा शक्ति। यथा में शीघ्र लग जाए, यथा शीघ्र। यथा में संभव लग जाएगा, यथा संभव। ये क्या है, ये सब उपसर्ग है। तो अगर शब्द से पहले उपसर्ग लगा हो तो ये अव्ययी भाव समास होगा। और दूसरा क्या है, तो अगर दूसरा है, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी रिपीट हो शब्द, जैसे धकाधक। धकाधक यानी धक धक क्या बात है, दो बार है। रातों रात यानी रात की क्या रिपीट हो रहा है। दिनों दिन, धपाधप, धीरे धीरे, चला चल। इस प्रकार के शब्द जो होगा ये क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। हम द्वंद्व समास में ये बताए थे कि ये गैस जो दिया जाता है बीच में, ये कई फ्लॉप कर जाते हैं, वह यही पे आके फ्लॉप कर जाता है। जब शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहाँ पे भी बीच में गैस होता है, लेकिन ये द्विगु समास क्या कहते हैं, द्वंद्व समास नहीं होता है, ये अव्ययी भाव समास होता है। तो क्या हो, जब शब्द की पुनरावृत्ति हो तो अव्ययी भाव समास, और शब्द में उपसर्ग लगा हो तो अव्ययी भाव समास। लेकिन जब शब्द में संख्या की बात हो रहा हो तो कौन होगा, द्विगु समास। और जब क्या कहते हैं विपरीत हो, उल्टा हो तो होगा द्वंद्व समास। इसके बाद देखते हैं बहुव्रीहि समास क्या होता है। अब चौथा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता है। और उत्तर पद और पूर्व पद मिलके जो समस्त पद बनता है, इससे कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, यानी दोनों पद से कोई अर्थ नहीं निकलता है। जब समस्त पद निकलेगा, इससे कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, तो ये होता है बहुव्रीहि समास। देखिए इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पदों से, यानी उत्तर पद और पूर्व पद से जो समस्त पद बनेगा, समस्त पदों से किसी अन्य शब्दों का बोध होता है, यानी तीसरा कोई शब्द का बोध हो रहा है। जैसे नीलकंठ। नीलकंठ क्या है, समस्त पद है, इससे बोध होता है क्या, नीला है जिसका कंठ, यानी भगवान शिव का बोध हो रहा है। तो ये तीसरा पद भगवान शिव हुआ जिसका बोध हो रहा है नीलकंठ से। तो अगर प्रथम पद और दूसरा पद कोई प्रधान न हो और तीसरा पद, समस्त पद से कोई तीसरा शब्द निकलता हो, तो ये बहुव्रीहि समास होता है। तो नीलकंठ यानी भगवान शिव की चर्चा क्या कहते हैं, बात कर रहे हैं। चरण कमल, जिसके चरण में हो कमल, यानी सरस्वती, माँ सरस्वती की बात कर रहा है, चरण कमल। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी गणेश भगवान की बात कर रहा है। दशानन, दस है जिसके आनंद मुख, यानी रावण की बात कर रहा है। चतुरानन,
चार हैं जिसके मुख, यानी भगवान ब्रह्मा की बात कर रहा है। तो इसमें बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि किस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो ये होता है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसके समस्त पद से जो तीसरा अर्थ निकलता है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो बहुव्रीहि समास होगा। तो भगवान शिव, नीलकंठ का मतलब क्या हो, भगवान शिव, यानी वो बहुव्रीहि समास है। इसके बाद है कर्म धारय समास, जो कर्म को धारण करता हो, यानी विशेषता बताता हो, विशेषण की बात हो, वहाँ पे क्या होगा, कर्म धारय समास होगा। जैसे महाकाव्य, काव्य तो सब है, बहुत सारे काव्य हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, महाकाव्य, यानी जो काव्य महान है, तो महान ये काव्य की विशेषता है कि ये काव्य महान है। तो ये क्या हुआ, विशेषता बताया काव्य की कि ये महान है, यानी जो काव्य महान है महाकाव्य, यानी कि विशेषता बता रहा है। ये क्या हुआ, कर्म धारय समास हुआ। महाकवि, बहुत सारे कवि हैं, लेकिन कवि की विशेषता क्या है कि वो महान है, तो क्या हुआ, कर्म धारय समास। महाराजा, यानी राजा कैसा है, महान है, ये क्या होता है, विशेषता बताता है। कमल कैसा है, नीला है, ये क्या हुआ, कमल की विशेषता है। तो हम 5 को समास देख लिए हैं। अब सबसे लफड़ा वाला समास हम बोले थे तत्पुरुष समास। इस कारक के 8 भेद में से 6 को अपना गर्लफ्रेंड बना के रख ले, और 6 का अलग अलग चिन्ह है, इसको देखते हैं और क्या होता है। तो बहुव्रीहि समास क्या देखे, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और समस्त पद से कोई तीसरा अर्थ निकलता है। कर्म धारय समास में क्या होता है, विशेषता बताता है, यानी काव्य की ये विशेषता बता रहा है कि काव्य महान है। कवि की विशेषता बता रहा है कि कवि महान है, यानी कोई भी चीज की विशेषता बताता हो तो क्या होगा, कर्म धारय समास होगा। और अर्थ तीसरा निकलता हो तो बहुव्रीहि समास होगा। अब देखते हैं तत्पुरुष समास क्या है। तो अब देखते हैं कि तत्पुरुष समास क्या है। तो हम पहले बताए थे कि तत्पुरुष समास के 6 वो भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में अंतिम पद, यानी अंतिम शब्द उत्तर पद जिसे बोलते हैं, प्रधान होता है। इसके 6 भेद हैं। कारक के 8 भेद में से 6 भेद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का चिन्ह होता है को, यानी जिस शब्द के, शब्द रचना के बीच में को लगा हो, को, तो समझ जाएंगे कि कर्म तत्पुरुष है। अगर कर्म, करण, संप्रदान ऑप्शन में नहीं दिया है, सिर्फ समास की बात कर रहा हो तो तत्पुरुष समास होगा। देखिए कर्म तत्पुरुष के क्या चिन्ह होता है, बीच में को होता है। तो विषधर, विष को धारण करने वाला विषधर, गिरधर, गिर को धारण करने वाला गिरधर। और कर्म तत्पुरुष, इसके बाद दूसरा है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के बीच में क्या होता है, से का विलोप होता है। किसी भी शब्द के बीच में जब अगर शेर हो, यानी से शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, क्या शोक मतलब क्या, टेंशन हो गया, कोई ऐसे उदास होके बैठे रहता है, क्या कहते हैं, अरे कौन शोक पैस गया छो, क्या वही है शोक से ग्रस्त, यानी कि शोक ग्रस्त। इसमें क्या है, से का विलोप है, वही हुआ कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष सही, कर्म में क्या होगा, कर्म तत्पुरुष में को होगा, कर्म में से होगा। संप्रदान में होता है के लिए, अगर बीच में के लिए का बात हो, देवालय, देव के लिए आलय, यानी देवालय। शौचालय, शौच के लिए आलय, आलय मतलब घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, यानी बीच में के लिए दिया हो तो संप्रदान तत्पुरुष होगा। आपादान तत्पुरुष में क्या होगा, से होगा। देखिए से 2 बार आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष में भी से होता है और आपादान तत्पुरुष में भी से होता है। कैसे पहचानेंगे कि कब कर्म तत्पुरुष होगा और कब आपादान तत्पुरुष होगा। तो आपादान तत्पुरुष में जो से होता है ना, इसका अलगो का बोध होता है, यानी अलग हो, 2 चीज अलग हो रहा होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ता टूट के गिर रहा है, यानी पेड़ से अलग हो रहा है, ये इसमें जाके फिर जुड़ेगा नहीं, अलग हो रहा है। जब इस तरह की बात हो, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन तत्पुरुष होगा, आपादान तत्पुरुष होगा। यानी अन्नहीन, अन्न से हीन, यानी जिसके पास भोजन नहीं हो, अन्न नहीं हो, बिल्कुल नहीं है, ये अन्नहीन।
पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इज्जतहीन, यानी इज्जत देश कहते हैं, वही इज्जतहीन, इज्जत नहीं है, इज्जतहीन। संबंध तत्पुरुष में क्या होगा, काके की का चिन्ह जो है, काके चिन्ह का विरोध हो रहा है नीचे। गुरु सेवा, गुरु की सेवा, संबंध है गुरु के साथ, इसलिए तो सेवा कर रहा है, नहीं तो कैसे क्यों सेवा करे। संबंध क्या होगा, काके की बीच में चल रहा है। गुरु सेवा, गुरु की सेवा, गौ दान, गौ की दान यानी गाय की दान कर रहा है। अधिकरण में क्या होगा, में और पर दोनों हो सकता है। रणवीर, रणों में वीर, जो रण में वीर है, रणवीर, रणवीर में कौन तत्पुरुष होगा, अधिकरण तत्पुरुष। नरोत्तम, नरों में उत्तम। इस सब को हम एक चार्ट में देखते हैं कि कारक क्या है, 6 गो भेद है और इसके चिन्ह है। तो आपको इतना याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चिन्ह, नाम और चिन्ह याद होना चाहिए, किस कारक भेद का क्या चिन्ह है, तो इसी में तत्पुरुष हो जाएगा। यानी कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर। तो आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट में यही सबसे बेस्ट रहेगा। तो हम समास है क्या, समास के कितने भेद होते हैं और कौन से समास के कौन कौन भेद हैं, इसको डिटेल में और ट्रिक से देखे हैं, बिल्कुल आसानी भाषा में आप लोग को हमारे समझ से आसान, यानी याद करने में आसान होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।